स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट 2026 के लिए आप लोग काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे गणित पेडागोजी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आपकी भारी डिमांड पर आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए मैथ पेडागोजी की स्पेशल क्लास। पूरी की पूरी ट्रिक पर आधारित होगी यह क्लास, और ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो भी ट्रिक आपको बताई जाएगी सेम टू सेम आपको समझ लेना है, ताकि आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न आए आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप गणित पेडागोजी से डरते हैं तो डरिए मत, या ये क्लास देखिए और आपका डर पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यह क्लास होने वाली है। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि गणित में संकल्पना निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि सूत्रों को रटना, बी ऑप्शन कह रहा है कि अवधारणाओं को अर्थपूर्ण निर्माण, अवधारणाओं का अर्थपूर्ण निर्माण, और सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर जल्दी लिखना, और डी ऑप्शन अधिक होमवर्क देना। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से कौन सी ट्रिक लगेगी यहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए अधिक होमवर्क देना, संकल्पना निर्माण में कभी भी अधिक होमवर्क देने की बात नहीं की जाती। इस ऑप्शन को काट सकते हैं आप। और सी ऑप्शन करा कि जल्दी उत्तर लिखना, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता, इसे भी गलत करिए आप लोग। और कभी भी सूत्रों को रट कर याद कर कर ये सब बातें जहाँ पर भी आपको दिखाई दे वह नेगेटिव शब्द हो जाएगा। ऐसा मत समझिएगा कि यह सीडीपी में ही नेगेटिव होगा, नहीं, यह आपको मैथ में भी नेगेटिव माना जाएगा, क्योंकि सूत्रों को रटा नहीं जाता, समझा जाता है सीटेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी कट जाएगा। अब बात करें संकल्पना निर्माण की मुख्य उद्देश्य की, तो वह होता है अवधारणाओं का अर्थपूर्ण निर्माण, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का सर्वोत्तम तरीका है। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना, बी ऑप्शन कर रहा है कि गतिविधि आधारित शिक्षण, सी ऑप्शन कर रहा है कि लंबे व्याख्यान, और डी ऑप्शन कर रहा है कि कठिन प्रश्न। चलिए गणित सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। देखिए कठिन प्रश्न देना ये कभी भी गणित सीखने का सर्वोत्तम तरीका नहीं होता, क्योंकि अगर आप कठिन प्रश्न दे देंगे तो बालक तो वैसे ही नहीं सीखेगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा। लंबे व्याख्यान, गणित में व्याख्यान का कोई मतलब नहीं होता, आप लोग समझ लीजिए। यह नेगेटिव शब्द है, इसे काटिए। और ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना, क्या सिर्फ गणित की पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर ही छोटे बच्चे गणित सीख सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो किस प्रकार से सीखेंगे, तो गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए। कोई ऐसा खेल कराना चाहिए जिसमें गणित का भी उसमें कार्य होता हो, जिसके माध्यम से बालक सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए प्राइमरी स्तर पर जो 1 to 5 वालों का सीटेट होता है, वहाँ पर 15 प्रश्न आएंगे गणित पेडागोजी के। और सेकंड पेपर में जो भी लोग साइंस और मैथ लिए हैं उसमें तो 30 प्रश्न आता है गणित का। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस प्रकार के नए नए प्रश्न आपको शायद कहीं ना मिले। ठीक है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना जरूर। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि प्रतिरूप सिखाने का उद्देश्य, प्रतिरूप मतलब पैटर्न। ठीक है, प्रतिरूप सिखाने का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को याद करवाना, बी ऑप्शन कह रहा है कि तार्किक सोच व सामान्यीकरण विकसित करना, सी ऑप्शन संख्या रटना, और डी ऑप्शन गणना गति बढ़ाना। चलिए कमेंट करिए कि प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होने वाला है। तो प्रतिरूप सिखाने का उद्देश्य यह कभी भी नहीं होता कि गणना गति को बढ़ाया जाए, इसलिए हमारा ये डी ऑप्शन कट जाएगा। और सी ऑप्शन कह रहा है कि संख्या रटना, तो यह भी हमारा आंसर जो है वह नेगेटिव है। रटना किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी ऑप्शन में आपको मिल जाए वह नेगेटिव ही होगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ए ऑप्शन करा कि बच्चों को याद करवाना, देख रहे हैं साफ रटना, याद करवाना, स्मरण करना, ये सब सब जो है सब निगेटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी कट जाएगा। हमारा उत्तर क्या होगा कि तार्किक सोच व सामान्यीकरण विकसित करना, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए
थोड़ी सी टफ आएगी गणित पेडागोजी के प्रश्नों में, अभी थोड़ा सा क्लास और आगे बढ़ने दीजिए। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि बच्चों में संख्या बोध विकसित करने का प्रमुख साधन है। संख्या बोध विकसित करने की बात कर रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि रट कर तालिका बोलना, बी ऑप्शन वस्तुओं की गणना और तुलना, सी ऑप्शन बड़ी कक्षा के प्रश्न देना और डी ऑप्शन मुश्किल परीक्षा कराना। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि बच्चों में संख्या बोध विकसित करने का प्रमुख साधन क्या होता है। तुरंत बताइए, प्रश्न संख्या 4 का तुरंत बताइए। देखिए संख्या बोध अगर बात करें विकसित करने का, तो मुश्किल परीक्षा लेना। भाई साहब छोटे बच्चों को आप मुश्किल परीक्षा कैसे कराएंगे? इस प्रकार से हमारा उत्तर डी ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि बड़ी कक्षा के प्रश्न देना। क्या बालक अगर मान लीजिए 1 to 5 में है, नहीं तो 6 to 8 में है, और आप इंटर लेवल का प्रश्न उसे देंगे, तो क्या वह संख्या का बोध कर पाएगा? उसके अंदर संख्या का बोध विकसित हो पाएगा? तो ऐसा भी नहीं होगा, हमारा सी ऑप्शन कट जाएगा। और रट कर तालिका बोलना, किसी भी तालिका को, किसी भी शब्द को अगर रट कर बोला जा रहा है तो वह निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन भी गलत होगा। उत्तर होगा क्या? वस्तुओं की गणना और तुलना। यही कारण है कि संख्या बोध विकसित हो जाता है। ठीक, गणना और तुलना इतना जानते रहिएगा। जहां पर भी संख्या बोध की बात हो वहां पर इतना जानते रहिएगा कि गणना और बोध के द्वारा ही संख्या बोध विकसित होता है। ठीक, गणना और तुलना के द्वारा। चलिए समझ में तो आ रहा है ना क्लास? बताइएगा, कोई भी दिक्कत हो बताइएगा फटाक से। चलिए फिलहाल आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि गणित में त्रुटि विश्लेषण का उपयोग किस लिए होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि गलत उत्तर के लिए दंड देना, बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की सोच को समझना, सी ऑप्शन कह रहा है कि गलतियां छिपाना, और डी ऑप्शन समय बचाने के लिए। चलिए जल्दी से बताइए कि त्रुटि विश्लेषण किस लिए होता है गणित में। तो जल्दी कमेंट करिए, ए बी सी डी जो भी उत्तर लग रहा हो कमेंट करिए। चलिए गणित में त्रुटि विश्लेषण, एरर की बात कर रहा है गणित में, बताइए। ठीक ठीक, चलिए देखिए इस गणित में त्रुटि विश्लेषण का कहीं पर भी यह उपयोग नहीं किया जाता कि समय बचाने के लिए होता हो। बिल्कुल नहीं, त्रुटि विश्लेषण समय बचाने के लिए नहीं होता, और गलतियां छिपाने के लिए भी नहीं होगा, और गलत उत्तर के लिए दंड देना ये तो कभी भी सही नहीं होता। तो ए सी डी आंसर साफ साफ दिख रहा है कि गलत शब्द दिए गए हैं इसमें। लेकिन दूसरे ऑप्शन में देखिए वह कह रहा है कि बच्चों की सोच को समझना। गणित में जो त्रुटि विश्लेषण है यह बच्चों की सोच को समझने के लिए होता है। यहाँ पर हमारा उत्तर निकलेगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज ये हमारी मैथ पेडागोजी की पहली क्लास है, तो कैसी लगेगी क्लास लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अब हम आपके लिए सारे सब्जेक्टों की तैयारी कराने वाले हैं। हमने इससे पहले सीडीपी, ईवीएस और हिंदी 3 क्लासेस करा दी थी आपको। बीच बीच में चल भी रही, सारी चीज़ें चलेंगी बीच में। आज मैथ पेडागोजी लेकर आ गए हैं, और एसएसटी भी है और साइंस भी है। अब ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, बस आपको लाइक शेयर करना है, बस और कुछ नहीं। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की, क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि रचनावाद, रचनावाद या संरचनावाद के अनुसार बच्चा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? शिक्षक के कहने से सीखेगा? तो कभी नहीं शिक्षक के कहने से सीखेगा। स्वयं अनुभव और खोज से, यह हमारा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन डी ऑप्शन, सी ऑप्शन बचा है। सी ऑप्शन कह रहा है कि रटने से कभी नहीं, रटने से कभी नहीं बच्चा सीखता। और डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा के दौरान। भाई साहब परीक्षा के दौरान बालक नहीं सीखता, पढ़ने के दौरान बालक सीखता है। इतने जानते रहिएगा। ठीक है, परीक्षा के दौरान नहीं सीखेगा बालक, हाँ, लेकिन पढ़ने की बात होती, पढ़ने के दौरान सीखेगा बालक, तब हो सकता था। चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन कट जाएगा। स्वयं अनुभव और खोज के माध्यम से बालक संरचनावाद में सीखता है। ठीक, संरचनावाद का यही कथन है कि बालक स्वयं से सीखता है और खोज के माध्यम से सीखता है। इतना इस कथन को जानते रहिएगा, हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न बन जाए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि मैनिपुलेटिक्स, मैनिपुलेटिव्स का उपयोग किया जाता है। मैनिपुलेटिव्स,
ठीक है, मैनिपुलेटिव्स आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, सबसे बेस्ट होगा। मैनिपुलेटिव्स का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी का शब्द तो टफ हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हमने इंग्लिश में यहाँ पर रख दिया था आपके लिए। ठीक है, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है ये आपको बताना पड़ेगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा सजाने के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है कि अमूर्त अवधारणाओं को ठोस रूप में समझाने के लिए, सी ऑप्शन कह रहा है कि समय बिताने के लिए, और डी ऑप्शन बच्चों को चुप रखने के लिए। चलिए जल्दी से बताइए कि कौन सा आंसर हमारा सही होने वाला है। फटाक से कमेंट करिएगा। चलिए तुरंत कमेंट करिए, तुरंत। मैनिपुलेटिव्स, चलिए बताइए किसका उपयोग। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कक्षा में बच्चों को चुप किसी भी प्रकार से आप नहीं करा सकते, और समय तो बिताने की बात होगा नहीं, सजाने के लिए किसी भी कक्षा की कोई बात नहीं होता। ऑप्शन कभी भी इस प्रकार के ऑप्शन अगर आपको सीटेट के पेपर में मिल जाएं तो उन्हें तुरंत काटिएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर अमूर्त अवधारणाओं को ठोस रूप में समझाने के लिए ही मैनिपुलेटिव्स का प्रयोग किया जाता है। इतना जानते रहिएगा। ये शब्द शायद आपके लिए नया हो, लेकिन परीक्षा में इस प्रकार के कई शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चले आगे। चलिए चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। गणित में एंजाइटी को कम करने का उचित तरीका क्या है। एंजाइटी बताइए जल्दी। गणित में एंजाइटी को कम करने का उचित तरीका आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों पर अधिक दबाव डालना, बी ऑप्शन कह रहा है कि सहायक वातावरण बनाना, सी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन प्रश्न पहले देना, और डी ऑप्शन बच्चों को मजाक बनाना। बच्चों का मजाक बनाना। भाई साहब, बच्चों का मजाक आप नहीं बनाएंगे, मैंने पहली बार बताया और फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, बच्चों का मजाक किसी भी ऑप्शन में नहीं बना सकते आप। काटिए इसे तुरंत। कठिन प्रश्न पहले देना। भाई साहब, कठिन प्रश्न किसी भी कार्य को करते हुए अगर पहले कठिन कार्य ही दे देंगे तो भाई साहब बालक करेगा नहीं। इसलिए कठिन प्रश्न अगर आप पहले दे देंगे तो बालक सीखेगा नहीं। ठीक है, तो बालक प्रश्न ही नहीं हल कर पाएगा तो सीखेगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी कट जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि सहायक वातावरण बनाना, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। और ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों पर अधिक दबाव डालना। बच्चों पर आप अधिक दबाव नहीं डालेंगे, ये हमारा ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन गलत हो गया तो मतलब हमारा उत्तर साफ हो गया है कि सहायक वातावरण बनाना। बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो रहा है। ठीक, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि समस्या समाधान में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। ए ऑप्शन कर रहा है कि उत्तर याद करना। तुरंत काटिए। ये याद करना, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हो तो याद करना जो शब्द है जान जाइए कि वह निगेटिव शब्द होता है। ठीक, और बी ऑप्शन कह रहा है कि रणनीति बनाना और तर्क करना। सी ऑप्शन कह रहा है कि सबकी नकल करना। नकल नहीं कर सकते आप, यह निगेटिव शब्द हो जाएगा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल गणना गति। गणना गति भी हमारा उत्तर नहीं होगा। बात करेंगे समस्या समाधान में सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वह होगा रणनीति बनाना और तर्क करना। ठीक, रणनीति बनाना और तर्क करना, इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर नोट करिए और समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि फॉर्मेटिव आकलन का मुख्य उद्देश्य है। फॉर्मेटिव आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होने वाला है बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि अंतिम परिणाम घोषित करना, बी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल रैंक देना, और डी ऑप्शन छात्रों की तुलना करना। चलिए तुरंत बताइए कि फॉर्मेटिव आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है क्या। प्रश्न संख्या 10 है और कमेंट बॉक्स में उत्तर तुरंत करिए आप लोग। चलिए, हमने आपसे पहले बताया था कि छात्रों को रैंक नहीं देंगे, छात्रों में तुलना नहीं करेंगे और परिणाम की बात तो करेंगे ही नहीं। किसी भी ऑप्शन में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर ऑप्शन इस प्रकार से हो तुरंत काटिएगा, सोचिएगा मत, क्योंकि ये सब नेगेटिव शब्द हैं। अगर हो सकता है प्रश्न में नेगेटिव शब्द पूछा जाए कौन सा है, उत्तर कौन सा होगा नेगेटिव, तब आप इनमें से कोई पाएंगे तब सही करना। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में उत्तर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन नेगेटिव है काट दीजिए। चलिए देखते हैं। छात्रों की तुलना करने की बात कर रहा है, गलत होगा। केवल रैंक देना गलत हो जाएगा। अंतिम परिणाम की बात कर रहा है, घोषित करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो मतलब साफ साफ हो गया कि
सी डी और ए कट जाएगा। हमारा उत्तर जो होगा सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, यही फॉर्मेटिव आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, चलें आगे। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से यह क्लास कई लोगों तक पहुंच जाती है, जिससे कई लोगों को लाभ मिल जाता है। क्योंकि फ्री शिक्षा है तो सभी के लिए है, ठीक है। हम अपने चैनल लक्ष्य तक पर आपको सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड कर रहे हैं भाई साहब, बिना पैसे की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी हर सब्जेक्ट के। एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड के प्रश्न हम आपके लिए लाते हैं। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि गणित कक्षा में ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग। गणित कक्षा में ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग। ओपन एंडेड का मतलब जानता है, खुला अंत वाला प्रश्न है, खुला अंत वाला प्रश्न, ठीक है। ए ऑप्शन करा कि सोच सीमित करना। भाई साहब, ओपन एंडेड खुला अंत वाला प्रश्न है तो सोच सीमित नहीं करेगा, सोच का विस्तार करना ये हमारा हो सकता है। समय नष्ट करने की सी ऑप्शन में बात कर रहा है, काटिए। बच्चों को भ्रमित करने की बात कर रहा है, डी ऑप्शन काट दीजिए। अब हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा कि ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग सोच का विस्तार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, बी ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों के लिए भिन्न सिखाने का प्रारंभिक तरीका है। क्या तरीका है? केवल सूत्र समझाना। बी ऑप्शन करा कि वास्तविक वस्तुओं जैसे केक कागज मोड़कर समझाना। सी ऑप्शन करा है कि सीधे कठिन प्रश्न देना। और डी ऑप्शन करा है कि रटना। अब हम इसका उत्तर नहीं बताने वाले, क्योंकि हमने अभी तक देखिए 11 प्रश्न आज की क्लास में करा दिया। अगर अब तक आप नहीं समझे तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, उसके बाद हम तो उत्तर बताएंगे लास्ट में। चलिए, 10 सेकंड का समय निकालिए और उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत दीजिएगा। सभी लोग से निवेदन है, जितने भी लोग क्लास लाइव देख रहे हैं और जितने भी लोग बाद में देखेंगे क्लास, सब लोग इस प्रश्न का उत्तर तुरंत दीजिए। चलिए, मेरे बताने से पहले उत्तर दीजिए। चलिए, छोटे बच्चों के लिए भिन्न सिखाने का प्रारंभिक तरीका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर निगेटिव वर्ड को काटिए। देखिए, डी ऑप्शन से शुरुआत करिए। कह रहा है कि रटना। रटना कहीं भी नहीं सही होगा, काट दीजिए। सीधे कठिन प्रश्न देना। कठिन प्रश्न पहले ही दे देंगे तो बालक क्या करेगा भाई साहब, सीखेगा कैसे? वहाँ पर गलत हो जाएगा। और केवल सूत्र समझाना, सूत्र की बात नहीं होगा यहाँ पर भिन्न सिखाने के लिए। उत्तर जो होगा क्या होगा, वास्तविक वस्तुओं जैसे केक कागज मोड़कर समझाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही निकलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कह रहा है कि अनुमान लगाना कौशल विकसित करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन कह रहा है कि गलत उत्तर करना। बी ऑप्शन कह रहा है कि संख्याओं की समझ विकसित करना। सी ऑप्शन कह रहा है कि रटने की क्षमता बढ़ाना। और डी ऑप्शन तेज लिखना। चलिए, जल्दी से बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तुरंत बताइएगा, तुरंत लेट मत करिएगा, अनुमान लगाने की बात कर रहा है। चलिए, तुरंत काटिए भाई साहब नेगेटिव वर्ड। अब तो देखिए, तेज लिखना और अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं होता। रटने की क्षमता बढ़ाने की बात कर रहा है, फिर से यहाँ पर रटना आ गया तो काट दीजिए। गलत उत्तर करना कोई शब्द नहीं होगा। हमारा उत्तर क्या निकलेगा, संख्याओं की समझ विकसित करना, यही अनुमान लगाना कौशल विकसित करने का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि समावेशी कक्षा में गणित शिक्षण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन कह रहा है कि एक ही तरीका सब पर लागू करना। बी ऑप्शन कह रहा है कि विविध शिक्षण विधियां। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल तेज बच्चों पर ध्यान। और डी ऑप्शन धीमे बच्चों को अलग करना। चलिए, बताइए। समावेशी कक्षा सभी बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे पढ़ाने की बात करता है। कोई भी बालक मंद बुद्धि हो, तेज बुद्धि का हो, सामान्य बुद्धि का हो, या पढ़ने में तेज हो या धीमा हो, चाहे जिस भी प्रकार का बालक हो, आप उसे एक क्लास के अंदर ही पढ़ाएंगे। कक्षा एक का बालक है, उसके अंतर्गत जितनी भी बुराइयां हो चाहे अच्छाइयां हो, लेकिन एक साथ पढ़ाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए बताइए, समावेशी कक्षा तो आप समझ गए होंगे। चलिए,
अब यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है कि धीमे बच्चों को अलग करना। मैंने पहले ही बताया कि अलग नहीं करेंगे, एक छत के नीचे एक ही क्लास के अंतर्गत सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। क्लास जो भी हो, क्लास 5 ही ले लीजिए, क्लास 6 ही ले लीजिए। मान लीजिए क्लास 8 का बच्चा है, क्लास का 8 बच्चा है, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 के अंदर 10 बुराइयाँ हों, लेकिन आप पढ़ाएंगे एक साथ, अलग नहीं करेंगे। यहाँ पर यह ऑप्शन कट जाएगा। केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना। भाई साहब, केवल तेज बच्चों पर ही ध्यान देंगे तो जो कमजोर बच्चा है उस पर कौन ध्यान देगा? तेज बच्चे तो पहले से ही ठीक ठाक हैं पढ़ने में, उस पर तो कम ध्यान देंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। समावेशी शिक्षा कहता है चाहे बालक तेज हो, चाहे धीमा हो, चाहे जो भी हो, ध्यान सभी के ऊपर आपको देना पड़ेगा। इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी कट जाएगा। और बी ऑप्शन कह रहा है कि विविध शिक्षण विधियां, बिल्कुल सही, यही हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि बालक चाहे जिस भी प्रकार के हों उसके द्वारा उन्हें सिखाया जा सके। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे। चलिए, अरे यार, स्टार्टिंग थोड़ी सी क्लास तेज हो गई थी, चलिए उसकी कोई बात नहीं, धीरे क्लास हो गई, आप समझते हुए चलिएगा, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गणित पेडागोजी वैसे तो आप सब पढ़ेंगे नहीं, मुझे पता है कई लोग होंगे जो मैथ्स पेडागोजी देखते ही हट जाएंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। अगर आपको 100+ स्कोर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि 15 नंबर पूछा जाएगा पेपर 1 में और 30 नंबर पेपर 2 में, तो इम्पोर्टेंट तो है भाई साहब। चलिए, बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत अनुसार क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चे समान होते हैं। तो देखिए, बहुबुद्धि के अनुसार अगर सिद्धांत की बात करें तो सभी बच्चे कभी भी समान नहीं होंगे। बहुबुद्धि मतलब कई प्रकार की बुद्धि होती है कई प्रकार की बच्चों में। ए ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की सिखाने की शैलियाँ भिन्न होती, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल तर्क गणितीय बुद्धि ही उपयोगी है, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि अभ्यास ही सब कुछ है। वैसे तो गणित में हो सकता है कि अभ्यास ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर बहुबुद्धि की बात कर रहा है सिर्फ, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा, उत्तर होगा बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन सही होगा। बच्चों की सीखने की शैलियाँ भिन्न होती हैं, बिल्कुल सही। जब बहुबुद्धि का बालक होगा, कई प्रकार की बुद्धि होगी उसमें, तो वहाँ पर यह हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित कक्षा में ग्रुप वर्क का उद्देश्य है। ग्रुप वर्क, ए ऑप्शन कह रहा है कि शोर करवाना। भाई साहब, क्या ऑप्शन है यार, यहाँ पर शोर करवाना काटिए तुरंत। बी ऑप्शन कह रहा है कि ग्रुप में देखिए सहयोगात्मक सीखने को बढ़ावा देना, यह हमारा ऑप्शन हो सकता है। ग्रुप में सहपाठी के अंतर्गत सीखने की बात किया जाता है, इतना जानते रहिएगा, ठीक है। और सी ऑप्शन शिक्षक को आराम, बिल्कुल नहीं, आराम भाई साहब टीचर हैं तो आराम किस लिए करेंगे। और डी ऑप्शन बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना, बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे। ग्रुप वर्क का कार्य होता है कि सहयोगात्मक सीखने को बढ़ावा देना, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलें, क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस बार हमने ठाना है कि सीटेट में 100+ स्कोर आप सभी को दिलाना है। बस आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो 100% हम अपने जो भी प्रण किए हैं उसमें कामयाब हो जाएंगे। ठीक, चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि गलत अवधारणाओं को सुधारने का उचित तरीका है। क्या तरीका है? ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को डांटना। बी ऑप्शन कह रहा है कि उनके तर्क को समझकर उचित गतिविधि कराना। और सी ऑप्शन गलत उत्तर पर दंड। और डी ऑप्शन नज़रअंदाज करना। चलिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। तुरंत बताइएगा, तुरंत। गलत अवधारणाओं को सुधारने का उचित तरीका आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, देखिए, नज़रअंदाज नहीं करेंगे भाई साहब। बालक बालक अगर गलती भी करे तो नज़रअंदाज आप नहीं करेंगे। गलत उत्तर पर दंड, दंड नहीं देंगे। नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे और उत्तर का दंड भी नहीं देंगे आप, ठीक है। तो बच्चों को डांटेंगे नहीं, गलती चाहे जो भी करे बालक, आपको डांटना नहीं है। बी ऑप्शन सही होगा भाई साहब। क्या? उनके तर्क को समझकर उचित गतिविधि कराना, ठीक है। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित के अमूर्त विचारों को समझने के लिए आवश्यक है।
क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन करा कि ठोस चित्रात्मक अमूर्त क्रम, बी ऑप्शन करा कि सीधे अमूर्त समझाना, और सी ऑप्शन केवल चित्र दिखाना, और डी ऑप्शन केवल अभ्यास करवाना। चलिए, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बताइए कौन सा सही होने वाला है। तो देखिए, हमारे ट्रिक को यहाँ पर यूज कर लीजिए, आपको उत्तर साफ मिल जाएगा। डी और सी में केवल केवल शब्द लिखा गया है, तो यहाँ पर तुरंत काटिए। केवल अभ्यास करवाना क्या विचारों के अमूर्त को समझने के लिए आवश्यक हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक। केवल चित्र दिखाना, इसे भी काटिए। सीधे अमूर्त समझाना, भाई साहब सीधे अमूर्त अगर समझा देंगे तो बालक समझेगा नहीं। अमूर्त मतलब जो दिखाई ना देता हो उसे अमूर्त कहते हैं। तो यहाँ पर यह ऑप्शन बी भी हमारा कट जाएगा। अब हमारा उत्तर होगा ठोस चित्रात्मक अमूर्त क्रम। ठीक है, यहाँ पर उत्तर जो निकलेगा ए ऑप्शन। चलिए, आप लोगों ने बी ऑप्शन दे दिया, सभी बी ऑप्शन सही हो रहे थे वहाँ पर, तो सभी लोग यहाँ पर बी दे दिए, गलत है आप सब। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन सही होगा, ठोस चित्रात्मक अमूर्त क्रम। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, रिमीडियल टीचिंग का अर्थ पूछा जा रहा है। रिमीडियल टीचिंग का अर्थ, ठीक है, ए ऑप्शन करा है कि तेज बच्चों को पढ़ाना, बी ऑप्शन करा है उन बच्चों को सहायता देना जिन्हें कठिनाई हो, सी ऑप्शन करा है कि केवल गृह कार्य देना, और अगला ऑप्शन है हमारा परीक्षा लेना। चलिए, एकदम सही। चलिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो तेज बच्चों को पढ़ाना, भाई साहब तेज बच्चों को पढ़ाएंगे तो कमजोर बच्चे कहाँ जाएंगे? काटिए तुरंत। समझ गए ना? इस प्रकार से ट्रिक यूज करिए, ट्रिक बनाना पड़ेगा। अगर आप हमारी ट्रिक को समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपनी ट्रिक बनाइए। चलिए, ये ऑप्शन काट दिया हमने पहले ही। चलिए, अब यहाँ पर सी ऑप्शन करें कि केवल गृहकार देना, गृहकार काट दीजिए, केवल परीक्षा की बात काट दीजिए, हमारा बी ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। क्या? उन बच्चों को सहायता देना जिन्हें कठिनाई हो, यही रिमेडियल टीचिंग का अर्थ होता है। ठीक है, ये शब्द नया है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। मैंने बताया ना, सीटेट में कई प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे, और एक से एक शब्द मिलेंगे जिसका शायद आपको समझ में ही ना आए। ठीक, तो एक बात को याद करिएगा, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो, आप हिंदी में किसी भी शब्द को ना समझ पा रहा है, तुरंत इंग्लिश के सेक्शन में जाइएगा, सामने ही रहता है, वहाँ पर उस शब्द का अर्थ हो सकता है इंग्लिश आप समझ जाएं। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित सीखने का सर्वोत्तम मूल्यांकन तरीका है। क्या तरीका है? ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल लिखित परीक्षा, बी ऑप्शन कह रहा है कि विविध आकलन विधियां जैसे परियोजना, मौखिक गतिविधि, ये सब, और सी ऑप्शन कह रहा है कि एक ही प्रश्न बार बार, और डी ऑप्शन कठिन प्रश्न देना। चलिए, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, तुरंत बताइए, तुरंत। चलिए, गणित सीखने का सर्वोत्तम मूल्यांकन तरीका क्या हो सकता है? बताइए। सर्वोत्तम की बात करा, मूल्यांकन, देखिए भाई साहब, कठिन प्रश्न देना ये कभी भी मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका नहीं होगा। कठिन प्रश्न दे देंगे तो बालक कर ही नहीं पाएगा, तो आप मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो काट दीजिए, डी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन कह रहा है कि एक ही प्रश्न बार बार देंगे तो बालक तो रट कर भी उसे उत्तर दे सकता है, तो मूल्यांकन किस बात की आप करेंगे? काटिए। अब ये ऑप्शन कह रहा है केवल लिखित परीक्षा, केवल लिखित परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, इतना आप जानते रहिएगा। उत्तर होगा विविध आकलन विधियां। विविध आकलन विधियां अपनानी चाहिए आपको, बालक को हर क्षेत्र में आकलन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्लास समझ में तो आ रही है ना? क्लास समझ में आ रही हो चाहे ना आ रही हो, अगर मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत है तब तो कमेंट करिए। अगर हाँ, प्रश्न टफ हो लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि सीटेट के प्रीवियस ईयर श्रृंखला को आप एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। अभी तक आपने प्रीवियस ईयर श्रृंखला को सॉल्व नहीं किया तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेज मिल जाएंगे। इससे पहले सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज हो चुकी हैं, अगर आप उन्हें मिस कर दिए हो तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। चाहे हिंदी की हो, सीडीपी की हो, वाइगोसी, कोहलबर्ग, जीन पियाजी, इन सभी की चर्चा हमने वहाँ पर ऑलरेडी कर दी है, एक दो क्लासेज। ठीक है, फिलहाल अभी और आगे क्लासेज आएंगे, एनसीएफ की क्लासेज आएंगी, आरटी एक्ट 2009 की बात करेंगे, और कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन सभी की चर्चा भी आगे करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अगर उन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक,
चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारा टारगेट है आप सभी को 100 नंबर दिलवाना। बस आप हमारा टारगेट पूरा करने में थोड़ा-सा सहयोग करिए, पढ़िए। सहयोग और कुछ नहीं करना, सिर्फ़ आप पढ़िए। बस हमारा सहयोग ऑटोमेटिक हो जाएगा। पढ़ेंगे तो 100 नंबर पाएँगे, हमारा सहयोग हो गया। ठीक? चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।